अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पेस में ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि सोलर एक्लिप्स या फिर ल्यूनर एक्लिप्स का होना, यानी कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का होना। ये ऐसे इवेंट्स हैं जो साल में 3 से 4 बार जरूर होते हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो लाखों सालों में एक बार होते हैं। ऐसे ही एक इवेंट हमारे सोलर सिस्टम में बहुत जल्द होने वाला है। इस बार कोई छोटी मोटी तबाही नहीं होगी, बल्कि मुकम्मल प्लेनेट हमारी तरफ बढ़ रहा है। आखिर वो क्या चीज है और इसका हमारे सोलर सिस्टम में एंटर होना इतना क्यों जरूरी है? 1950 में थ्योरेटिकली आईसी ऑब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा ग्रुप सूरज से 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ था। इस ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि इसमें बेशुमार कॉमेट्स होंगे जो सूरज को एक स्टार समझकर उसे ऑर्बिट करते होंगे। सूरज के करीब ऐसे स्ट्रक्चर की ये इकलौती जगह थी। इसे एस्ट्रोनॉमर जॉन ओर्ट ने सर्च किया था, जिसकी वजह से इसका नाम ओर्ट क्लाउड रखा गया। ओर्ट क्लाउड बहुत ही पुरस्कार है और ये आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद कुइपर बेल्ट से बहुत ही दूर है। इतनी दूरी की वजह से हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। 2004 में नासा के साइंटिस्ट ने एक कॉमेट को हमारी तरफ आते हुए देखा। इसका ओरिजिन ओर्ट क्लाउड से प्रेडिक्ट किया जा रहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कॉमेट क्या होता है। कॉमेट को आप एक तरह से एस्ट्रॉइड समझ सकते हैं। वैसे तो एस्ट्रॉइड और कॉमेट में बहुत ज्यादा फर्क होता है, लेकिन फिर भी आप इसे शेप और साइज के लिहाज से एस्ट्रॉइड मान सकते हैं। कॉमेट के ऊपर लेयर बर्फ की होती है। जब ये कॉमेट किसी गर्म चीज के पास आता है तो इसमें से लाइट एमिट होने लगती है, जिसे कॉमा कहा जाता है। इस कॉमा की वजह से कॉमेट और ज्यादा विजिबल होता है, जिसकी वजह से इसे डिटेक्ट करने में आसानी होती है। इन दोनों में एक और फर्क भी पाया जाता है। एस्ट्रॉइड स्पेस में फ्रीली घूमता है, लेकिन कॉमेट एक स्टार का सिस्टमेटिक तौर पर चक्कर लगाता है। कॉमेट का अपना ही एक ऑर्बिट होता है। प्लेनेट और कॉमेट के ऑर्बिट में बस इतना ही फर्क होता है कि प्लेनेट का ऑर्बिट सर्कुलर या फिर बहुत लेस एलिप्टिकल होता है, लेकिन कॉमेट्स का ऑर्बिट एक्सेंट्रिक एलिप्टिकल होता है। बस यही वजह एक प्लेनेट और कॉमेट के ऑर्बिट को एक दूसरे से अलग करती है। अक्टूबर 2014 में नासा के 2 एस्ट्रोनॉमर पेड्रो बर्नार्डिनेली और ग्रे बर्नस्टेन ने डार्क एनर्जी की कुछ और केवल इमेजेस की स्टडी के दौरान ये नोटिस किया कि सूरज से 29 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर एक कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम के करीब आ रहा है। उन्होंने इसे C/2014 UN271 का नाम दिया, जिसे बाद में बर्नार्डिनेली बर्नस्टेन कॉमेट के नाम से भी जाना गया। पहले इस कॉमेट को ज्यादा गौर से नहीं देखा गया कि अगर इमेजेस को देखने लगे तो ऐसे सैकड़ों कॉमेट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बाद में जब उसकी स्पीड और ट्रेवलिंग एंगल्स को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखी गयी, तो साइंटिस्ट को पता चला कि ये कॉमेट हमारे सूरज को ही ऑर्बिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे इनर सोलर सिस्टम के एक पॉइंट के करीब से गुजरेगा, लेकिन कब? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कॉमेट की स्पीड कभी भी रेगुलर नहीं होती, बल्कि इसकी लोकेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। इसी वजह से इसका करेक्ट ऑर्बिट, लोकेशन और टाइम ऑफ अपीयरेंस, इन सब चीजों को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आजकल के डेटा दौर में हर चीज आसान हो रही है, और ऐसे ही एक डेटा साइंटिस्ट ने इसकी स्पीड और इसकी ट्रेवलिंग एंगल को डेटा की मदद से मशीन लर्निंग के थ्रू ये प्रिडिक्ट किया कि इसका ऑर्बिट हमारे सैटर्न के ऑर्बिट से बहुत क्लोज पैराबोलिक आर्क लेता है। ये वो लोकेशन होगी जब हमें इसके बारे में जानने का बेस्ट चांस मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वक्त कब आएगा, तो इसका जवाब है 2031। दुनिया भर के लोग नासा से डिमांड कर रहे हैं कि सोलर ऑब्जेक्ट की रिसर्च के लिए एक मिशन तैयार करें। आखिर वो ऐसा क्यों करें? हर साल 200 से भी ज्यादा कॉमेट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फिर भी इसके लिए ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये कॉमेट C/2014 UN271 है। इसका साइज और स्ट्रक्चर अब तक के ढूंढे गए सब कॉमेट्स में से अलग है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक कॉमेट का एवरेज साइज कितना होता है? अगर आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब है 10 किलोमीटर। एक एवरेज कॉमेट का डायमीटर 10 किलोमीटर होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉमेट्स हैं जिनका डायमीटर 50 किलोमीटर तक भी होता है, लेकिन इस कॉमेट का डायमीटर 200 किलोमीटर है। ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसकी शेप भी बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमेट पूरी तरह स्फेरिकल है। ये दोनों क्वालिटीज किसी कॉमेट की नहीं, बल्कि किसी ड्वार्फ प्लेनेट की लगती हैं, क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून के दरमियान एक ऐसा ड्वार्फ प्लेनेट मौजूद है जिसका डायमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है। अगर हम इसे ड्वार्फ प्लेनेट से रिलेट कर रहे हैं, तो असल में ये ड्वार्फ प्लेनेट क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा सच में हुआ तो इस रिसर्च में ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।
क्योंकि हम लोग ओर्ट क्लाउड का नाम सुनते ही आइसी डस्ट और आइसी पार्टिकल्स को इमेजिन करते हैं। इनमें से कॉमेट्स एक है, लेकिन अगर सच में ये ऑब्जेक्ट ड्वार्फ प्लेनेट साबित हो गया तो हमें इससे ये भी पता चल जाएगा कि ओर्ट क्लाउड के अंदर और भी बहुत सारे प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। अगर इस मिशन की इतनी ज्यादा डिमांड है तो नासा इस पर अमल क्यों नहीं कर रही? इसकी दो मेजर रीजंस हो सकती हैं कि कोविड की वजह से नासा का बजट बहुत ही इफेक्टेड हो गया होगा। बजट की कमी होने की वजह से ऐसे बहुत सारे मिशन पेंडिंग पड़े हुए हैं और इस मुश्किल हालात में इतना बड़ा स्टेप लेना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ से सैटर्न के ऑर्बिट में जाने के लिए कम से कम 4 से 5 लाख साल का वक्त लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 2031 तक यहाँ पहुँचना है तो 2026 तक हर हाल में हमें स्पेस क्राफ्ट तैयार करना ही होगा। नासा में स्पेस क्राफ्ट तैयार करना भी कोई आसान बात नहीं है, बल्कि इसके लिए कई सारे बोर्ड्स की परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा के प्रोजेक्ट को कमेटी से पास होने में 1 साल का वक्त लगता है और इतने रेजिस्टेबल स्पेस क्राफ्ट को बनाने में 2 से 3 साल लग जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने जल्द से जल्द स्पेस क्राफ्ट की तैयारियां शुरू न की तो हमें बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि अगर ये कॉमेट हमारे हाथ से निकल गया तो दोबारा 2 मिलियन साल के बाद ऑर्बिट की लोकेशन पर वापस आएगा। ये हमारी पूरी सोच को बदल सकता है कि हम स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को किस नजरिए से देख सकते हैं और वो बाद में क्या चीज निकले, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। हो सकता है कि ये ड्वार्फ प्लेनेट किसी और स्टार सिस्टम से आया हो जो ट्रेवल करते हुए हमारे सोलर सिस्टम के ग्रेविटेशनल पुल से इफेक्ट हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस कॉमेट में अलग ही किस्म की चीजें मौजूद हों। इसके अंदर छुपे राजों को जानने के लिए हमें इस तक पहुंचना होगा। नासा की टीम भले ही ये कहे कि हम इस कॉमेट पर नजर रखे हुए हैं, अगर इस नजरिए से देखें तो मार्स को भी हमने 1610 में देख लिया था, लेकिन पास जाने पर पता चला कि आखिर ये प्लेनेट असल में है क्या। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।